नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज हम लोग ये अध्याय 1 के अंतिम पार्ट में हैं और इसमें आज हम लोग आपको बताएंगे कि मानव भूगोल के जो प्रकृति का क्या विकास है और इसके विकास का क्या स्तर है। और भी इससे बहुत सी 2-3 पॉइंट्स मेरे बाकी रह गए हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको मैं समझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग क्या है ना कि इस समय भी मेरे 2-3 स्टूडेंट थे, मतलब कि जिन्हें मैं पढ़ाता समझाता हूँ, तो वो लोग कह रहे थे कि पढ़ाई में मजा नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि बताइए, एक समय था कि 2020 आया, कोरोना लेके आया, 21 भी कोरोना, 22 भी हो रहा है, 21 से 22 कब हो गया हमें पता नहीं चला। तो इस पे मैं एक ही बात कहूँगा आपसे कि ये 22 कोई 22 नहीं है। 22 में क्या है कि 2 और 2 मिलकर 22 हुए हैं। तो क्या आप 1 से 11 नहीं हो सकते? आप एक हैं, आपके अंदर 11 हुनर है, 11 गुण बड़े हैं। उन 11 हुनर को निकाल के दिखाइए और वही 11 हुनर जो आपके आगे चलकर 22 का काम करेंगे। तो आइए चलते हैं, विषय को, समय को न बर्बाद करते हुए विषय को शुरू करा जाए और समझते हैं। तो पहले हम लोग 2 पार्ट के डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या जाने, क्या क्या समझे। पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना कि भूगोल वेत्ताओं ने क्या बोला था, मानव भूगोल का क्या खेल है, भूगोल किसे कहते हैं, प्राकृतिक भूगोल कहाँ से आया है, कब से शुरू हुआ, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, इन लोगों के बारे में हम लोग जान गए। हालांकि इसमें प्रश्न जो है आपके पेपर में अधिक कहीं नहीं आएगा, खाली प्रश्न आएगा 2 नंबर का, 1 नंबर का। जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न आ गया, पूछ लेगा, उसमें पूछ लेगा कि संभववाद की नीति, संभववाद के वर्णन किसने किया है, मानव भूगोल के कौन से भूगोल वेत्ता, इन सब के तरह जैसे दे देगा एलन सैंपल के का भाषा दे, वो परिभाषा लिख देगा, कह देगा कि किसने लिखा है। ऑप्शन में एलन सैंपल दे देगा, विडाल लाप्लास दे देगा, या तो रेडजल दे देगा, या तो ग्रिफिथ टेलर देगा। इन चारों में से किसी एक को आपका ऑप्शन चुनना रहेगा जो सही रहेगा। इसी तरह के प्रश्न बनते हैं और इसमें अधिक कुछ नहीं बनता है। और दूसरी चीज बता दें कि मानव भूगोल का जो ये अध्याय है, इसमें आपको खाली प्रश्न जो बनेंगे, लघु उत्तरी बन सकते हैं, दीर्घ उत्तरी में अब पूछ लेगा कि मानव भूगोल के विकास का वर्णन कीजिए। तो आपको उसमें जो है आपको 3 से 4 भूगोल वेत्ताओं के बारे में बताना होगा, उनकी परिभाषाएं देनी पड़ेगी और आधुनिक भूगोल और क्या है, कैसे है, इस सब के बारे में आपको बताना होगा। तो पहले तो हमने आपको बताया कि आज हम लोगों का ज्यादा लंबा क्लास नहीं है, ये मात्र 10 मिनट का क्लास है। 10 मिनट में आपको सब समझा दूंगा। तो हमारा क्या अध्याय कौन सा है? ये मानव भूगोल विश्व मानव भूगोल विषय एवं क्षेत्र है। ठीक, ये हमारे अध्याय का नाम है। मैं यहाँ पे अध्याय नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरा टॉपिक बड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए हम पहले आपको बता दें कि मानव भूगोल का जो हमारा आज का ये है, हम लोग आज जानेंगे मानव भूगोल की, मानव भूगोल की प्रकृति। इसे मैं वो यस कर देता हूँ। मानव भूगोल की प्रकृति। देख, ये हमारा क्या है, पहला हेडिंग है। इसमें हम लोग देखिए, आज हम आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, ये जो अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे बनता है, मैं आपको सब में 4-4 पॉइंट में समझाने की कोशिश करूंगा। 3 से 4 पॉइंट्स रहेंगे। तो अगर आपसे जैसे पूछ ले कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या क्या है, क्या थी या क्या है, इस प्रश्न में आपको कैसे जवाब देना होगा। तो मैं अगर इसमें पहले तो आपको बता दें कि देखिए, पहला हमारा जो पॉइंट है इसका, इसमें हम लोग कह देंगे मानव भूगोल की, मानव भूगोल की मुख्य बिंदु मानव क्रिया है, मानव की क्रिया है, मानव की क्रिया है। ठीक, अब हम आपको समझाते हैं। पहले या लिख ले, पहले समझा देते हैं। हम लोग लिखते चलेंगे, हम समझाते चले, पहले हम समझाते चलेंगे फिर लिखते चलेंगे। ठीक, मानव भूगोल की प्रकृति के कहने का मतलब है कि मानव भूगोल का प्रकृति से क्या संबंध है,
ये भूगोल को कैसे बता रहा है कि मानव भी भूगोल के लिए कुछ भूगोल में जितना हिस्सा प्रकृति का है उतना हिस्सा किसका है, मानव का भी है। ये बात ये जो हमें दर्शाना है, समझाना है। तो हम लोग बता दें आपको, यहाँ देखिए मानव भूगोल का प्रकृति से क्या है, तो प्रकृति के लिए कैसे मानव भूगोल का हिस्सा कैसे मानव के पास आ गया क्या, प्रकृति जब सारा कर रहा है। प्रकृति का वो विडाल डी ब्लास ने कहा था कि प्रकृति क्या है, मानव मतलब कि मानव क्या है, प्रकृति का दास है। लेकिन ग्रिफिथ टेलर ने क्या बोला कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है। प्रकृति मानव का दास है, ना मानव प्रकृति का दास है। कोई दोनों का क्या है, बराबर का हिस्सा है। तो यह हिस्सा कैसे बराबर है, हमको इसमें यही बताना है। तो आपको पता है कि प्रकृति पृथ्वी पर जो है मानव भूगोल का मुख्य क्रिया क्या है, मतलब मानव भूगोल का मुख्य बिंदु क्या माना जाएगा, मानव की क्रिया मानी जाएगी। क्या, मानव की क्रिया। क्यों क्रिया मानी जाएगी, देखिए मानव की क्रिया इसलिए मानी जाएगी क्योंकि प्रकृति का क्या है ना, पृथ्वी पर मानव के कई सारे क्रियाएं होती है। मानव की क्रिया क्या होती है, आप हमारे और आपके क्रिया होती है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे जल का विवरण करते हैं, जल को अधिक मतलब जल की आवश्यकता हमको पूरी करते हैं, जो हमको प्रकृति द्वारा एक उपहार में प्राप्त हुआ है। वायु का है, वायु को हम लोग प्रकृति द्वारा प्राप्त है। इसको भी हम लोग, अब गर्मी में हमको ठंडक कैसे लाना है, मतलब ठंडक कैसे करना है, एसी ऑन करना है, पंखा चलाना है, ये सब क्या है, ये सब मानव की तो क्रिया है ना। मानव ने ही तो क्रिया करके वो किया है ना, तो उसी का वर्णन जो है इसमें किया है। अगर अगले में अगर हम एक और उसमें समझाएं आपको, तो देखिए दूसरा है हमारा मानव भूगोल। मानव भूगोल में विश्लेषण यह है, मानव भूगोल में विश्लेषण यह है कि मानव समाज, मानव किसमें, समाज, मानव समाज आर्थिक, जैविक, एक पॉइंट नोट करिएगा, जैविक, आर्थिक, ठीक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक, मानव भूगोल में मानव क्या है, सामाजिक, जैविक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक के क्रियाओं, सांस्कृतिक के प्रतिक्रियाओं, क्या, प्रतिक्रियाओं से वातावरण में परिवर्तन व अनुकूल बदलाव, परिवर्तन व बदलाव, या कह सकते हैं कि मानव भूगोल विश्लेषण, मानव भूगोल में विश्लेषण यह है कि मानव समाज जो है वो जैविक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक के प्रतिक्रियाओं के कहने का तात्पर्य यह है ना कि इन सब के जरिए जो है वो मानव जो है प्रकृति के वातावरण से जो है अपने कार्यों को करता है, वह परिवर्तित या वातावरण में परिवर्तन या प्रभावित करता है, वह प्रभावित करना, ये भी क्या है, मानव का एक क्रिया है। तीसरा अगर हम ऐसे पॉइंट पहले इसको समझे, मानव भूगोल में मतलब कि मानव ह्यूमन ज्योग्राफी में यह विश्लेषण है कि मानव समाज जैविक, मतलब कि जो हमारे जैव पदार्थ, जैव यूजेस है, आर्थिक मतलब कि जो उद्योग धंधे औद्योगिक कार्यों से, सामाजिक मतलब हमारे समाज से
सांस्कृतिक, मतलब सांस्कृतिक का मतलब ये हो गया, उदाहरण के लिए जैसे अगर हम बताएं तो आपको पता है कि हिंदू समाज में जो है कि यज्ञ हवंस वगैरह होते हैं जिससे हमारे धुआं होती है। धुआं क्या होती है, ये एक तरह से कहा जाए प्रदूषण करने का एक कार्य होता है। हालांकि मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन ऐसा भूगोल कहता है, मानव समाज कहता है कि प्रतिक्रियाओं से वातावरण, इससे क्या होता है, हमारा पर्यावरण जो है वो प्रभावित होता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ये हमारे मानव भूगोल के प्रति ये सब क्या है, कार्यरत है, प्रतिक्रिया है, मतलब इनकी क्रियाओं द्वारा हो रहा है। ठीक, यही चीज का इसमें उल्लेख किया गया है। अगला अगर हम बताएं आपको तो मानव भूगोल में ठीक जनसंख्या व जनसंख्या प्रदेशों, मतलब राज्य प्रदेशों तथा मानव भूगोल में जनसंख्या प्रदेशों तथा आप अपने कार्यों से प्रभावित वातावरण को प्रभावित करना। ठीक, देखिए हम समझाते हैं। मानव भूगोल में एक ये भी है कि जनसंख्या, मतलब कि जो हमारी हम लोग की जो जनसंख्या दर है, आपको भी पता है कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है, चीन की है, 143 करोड़ से अत्यधिक है। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, भारत आता है। हम कभी आपको जनसंख्या पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, मेरे पास बहुत सी जानकारियां हैं जनसंख्या पे। तो वही मतलब कि जनसंख्या है प्रदेशों में, मतलब कि जनसंख्या हो गई, और प्रदेशों में मतलब कि जो हमारे प्रदेश हैं, जैसे हम आपको उदाहरण के लिए बताएं तो राजस्थान एक बहुत बड़ा, एक तरह से कहें तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में मतलब कि वो है, राज्य है। लेकिन यूपी की जनसंख्या कम है और राजस्थान की तुलना में अपने उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या मतलब कि वो है क्षेत्रफल वो कम है। लेकिन यहाँ की जनसंख्या क्या है, इंडिया के सारे राज्यों से सर्वाधिक जनसंख्या मानी जाती है। तो इस तरह से प्रदेशों तथा अपने कार्य, जो उनके कार्यों, कई लोगों के कार्य भी होते हैं, उद्योग में हो गए या धंधे में हो गए, या जैसे कहा जाए अब तो सीएनजी वगैरह आ रही है, मैं देख रहा हूँ क्या उतना वो नहीं होते, हमारे यातायात प्रदूषण बहुत कम हो गया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हो रहा है, उसके भी चलते तो प्रभावित करता है। अंतिम में जैसे मैं आपको बता दूं, 4 पॉइंट नोट कराऊंगा इसमें, तो आपका मैं अंतिम बता दूं, मानव भूगोल पर्यावरण पारिस्थिति भी है। मानव भूगोल मानव पारिस्थिति पारिस्थितिकी है। मानव भूगोल का मानव पारिस्थिति के भी संबंध है। मानव भूगोल का मानव पारिस्थिति मतलब कि देखिए, मानव भूगोल में क्या है ना कि ये जो पारिस्थिति का कहने का मतलब ये है मेरा कि पर्यावरण से पारिस्थिति, इकोलॉजी इज कॉल्ड पारिस्थिति। ठीक, तो इसका भी जो है मानव भूगोल से संबंध है। पारिस्थिति ये कहा है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग अगर आईएएस विषय की तैयारी करें तो उसमें एक सब्जेक्ट है साइंस, मतलब कि विज्ञान एवं पारिस्थिति विज्ञान तथा पारिस्थितिक तकनीकी पारिस्थिति, इस तरह से है। ठीक, तो यही हमारा क्या है, 4 पॉइंट मैंने आपको नोट कराया है, देख लीजिए। पहला क्या हमने नोट कराया, मानव भूगोल की मुख्य बिंदु क्या है। हर चीज का, हर विषय को जानने का एक की पॉइंट होता है, मुख्य बिंदु होता है। इतिहास को जानने के लिए जैसे इतिहास पढ़ते तो इतिहास का मुख्य बिंदु क्या है, हमारा समय है।
जो कि हमारे समय से वर्णित करता है। विज्ञान को जानना रहता है तो विज्ञान क्या है, हमारे टेक्नोलॉजी, बुद्धि से, मतलब तकनीक से का जो एक वो मुख्य है उसमें कि हमारी सोच, हमारी विचारधारा के आधार पे ही तक विज्ञान का विकास होता है। विज्ञान को पढ़ते हैं। इसी तरह से यदि हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लेटर और अल्फ़ाबेट कहा जाए, अल्फ़ाबेट से जो है वर्णनात्मक से हम लोग जो उसको समझते पढ़ते हर भाषा को कहा जाए। उसी तरह से विज्ञान का मुख्य बिंदु क्या है, मानव भूगोल का मुख्य बिंदु क्या है, मानव की क्रिया। ठीक, ये हमारा क्या मानव, जैसे भौतिक विज्ञान, भौतिक भूगोल का मुख्य क्रिया क्या है कहा जाए तो भौतिक भूगोल की मुख्य क्रिया क्या है, जो प्रकृति द्वारा प्राप्त प्रदत्त है, ठीक, उसके तहत होता है। तो ये हमारा पहला बिंदु हो गया। मानव भूगोल में विश्लेषण से यह है कि मानव समाज, मानव भूगोल यह विश्लेषण करता है कि मानव समाज जैविक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक, मतलब कि जो इन सब के प्रतिकार्यों से, मतलब कि इन सब के प्रतिकार, मतलब इन सब के चलते भी, जैसे जैविक में हो गया हमारे कृषि से हो गया, हो जाता है। आर्थिक में हमारा हो जाता है कि उद्योग हैं, कई सारे औद्योगिक केंद्र हैं, कहा जाए कि रेलवेज हो गई, सब क्या है, आर्थिक से इसका संबंध है। सामाजिक, गांव से, एक समाज से ताल्लुकात है। जैसे गंदगी भी तो क्या होता है कि कई कई शहरों में कॉलोनी, इसमें क्या होता है कई जगह एक ही जगह लोग क्या करते हैं, समाज में एक ही गांव, एक ही शहर में जो है वो गंदगी करते, वो भी क्या है, सामाजिक ही है ना। सांस्कृतिक मतलब कि हमारे जैसे हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है, इस तरह से जैन है, पारसी है, ईसाई, इस तरह के लोगों से भी जो हमारा क्या संबंध होता है। तो उससे इन सब के प्रति कार्यों से वातावरण हमारा क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो प्रभावित हो जाता है। जैसे दिल्ली का मैं हर बार दिल्ली को ही लेता हूँ, अभी भी मैं दिल्ली के बारे में बताऊंगा कि वहाँ पे दिल्ली में देखिए क्या होता है, दिवाली में बहुत पटाखे फोड़ जाते हैं, लेकिन उसके दिन फोड़ने का अगले दिन से क्या होता है, वहाँ की जो एयर जो है वो बहुत ही प्रभावित होती है, एयर पोल्यूशन अधिक हो जाता है, इसी कारण है। अगला है मानव भूगोल में जनसंख्या, प्रदेशों तथा अपने कार्यों। मानव जनसंख्या का देखिए, हमारी जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक है, इस पे भी हमारे मानव भूगोल का बहुत बड़ा वो है। और हम प्रदेशों, राज्य में देखें तो उत्तर प्रदेश छोटा है, मतलब कि राजस्थान की तुलना में, लेकिन यहाँ की जनसंख्या पूरे भारत से सर्वाधिक है, इसीलिए। ठीक, अब है मानव भूगोल का मानव पारिस्थितिकी से संबंध है, या कहा जाए कि इसका भी इससे ताल्लुकात है। तो उसका पारिस्थितिकी का मतलब होता है पर्यावरण से मानव भूगोल का बहुत बड़ा संबंध है। ठीक, अभी हमने स्वेटर पहने, जैकेट पहने, शर्ट पहने, यह इतना अधिक क्यों पहने, क्योंकि अभी क्या है, पर्यावरण जो है शीतलहर है, इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अब यही कभी कभी प्रश्न एक पूछ लेता है कि मानव भूगोल, ये एक प्रश्न, ये मतलब मानव भूगोल की त्रिय संतुलन, कहा जाए त्रिय संतुलन घटक क्या है। ये प्रश्न हमने देखा है 2016 के पेपर में पूछा है, 2014 के और 2018 के भी पेपर में त्रिय घटक के बारे में पूछा है, मतलब त्रिय संतुलन घटक, तीन संतुलन के ऐसे घटक बताइए। तो हमने आपको बताया, देखिए यहाँ पर आइए, एक है जैविक, ये क्या है, मानव भूगोल का घटक है, प्रमुख घटक है, ये त्रिय प्रमुख घटक है। आर्थिक, ठीक, और क्या है, सामाजिक व सांस्कृतिक कहा जाए, या सांस्कृतिक भी कह सकते हैं। तो हमारा क्या है, मानव भूगोल के तीन महत्वपूर्ण घटक कौन है। पहला है, हम पहला ले लेते हैं आर्थिक, ठीक, आर्थिक हो गया, आर्थिक घटक, ठीक। दूसरा हमारा क्या ले लेते हैं हम, जैविक घटक, ठीक। और तीसरा हमारा क्या ले लेते हैं, सामाजिक व सांस्कृतिक घटक भी हमारा क्या है, ये तीनों क्या है, सांस्कृतिक घटक। ये तीनों को याद रखना जरूरी है, ये 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न में पूछता है, और पूछ भी लेगा कि आर्थिक घटक क्या है, जैविक घटक, सांस्कृतिक घटक, ये तीनों क्या है, मानव भूगोल के संतुलन, मतलब किसी इसी से क्या है कि हमारा मानव भूगोल जो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है
संतुलित होती है या प्रभावित होती है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण घटक। घटक का मतलब होता है कि या तो घटक का मतलब होगा कि जिससे घटते हैं, ठीक, घटने का मतलब माइनस नहीं, मतलब कि जैसे एक होता है कि हमारा तुम्हारे घर का महत्वपूर्ण घटक क्या है, तुम्हारे आय का घटक क्या है। तो जैसे होता है हमारे घर में हमारे पिताजी कहेंगे कि मेरे आय का घटक कमाई, मतलब हमारे पिताजी का सरकारी नौकरी, तो कहेंगे नौकरी है या खेती है, इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से हो गया। अब एक और पॉइंट मेरा बचता है, मैं उसे भी समझा देता हूँ। हालांकि लिंक बहुत ज़्यादा दिए हैं, मैं इसे मिटा के समझाता हूँ आपको। खाली हम बोल रहे हैं, आप मिटाने लगेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, नहीं हो पाएगा। आप देख समझ लीजिए, हम बोल बोल के समझाते हैं। अगला है कि मानव भूगोल के विकास को कितने भागों में बांटा गया है। मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ है, इसके बारे में ये भी प्रश्न आपसे पेपर में पूछता है। तो मानव भूगोल का विकास अगर हम बताएं तो देखिए, इसे जो है तीन तरह से, तीन भागों में या तीन युगों में बांटा गया है। पहला क्या है, प्राचीन युग। क्या है, प्राचीन युग, ठीक। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है मध्य युग, मध्यकालीन युग या मध्य युग। मध्य कालीन युग, ठीक। और तीसरा हमारा क्या है, आधुनिक, आधुनिक। हम लोग किस युग के बारे में बात करते हैं, हम लोग के ये विषय, मतलब कि ये पाठ किस युग में है, आधुनिक युग में है। रेडजल साहब किस युग के मतलब कि जनक माने जाते हैं, आधुनिक युग के जो जनक है, आधुनिक युग के जो भूगोलवेत्ता है प्रथम, वो रेडजल साहब हैं, आपको याद रखना होगा। तो देखिए प्राचीन युग में, इस युग में क्या था कि चार मैं पॉइंट बताऊँ, आप नोट कर सकते हैं। तो प्राचीन युग में क्या था, सबसे पहले क्या था कि वहां पे मानव समाज की ज्ञान जो थी वो सीमित थी। मानव समाज की ज्ञान क्या थी, वो सीमित था। तकनीक, और दूसरा अगर हम बताएं तो आप कह सकते हैं कि तकनीक की जो व्यवस्था, तकनीक थी, तकनीक नहीं थी। मानव उस समय क्या था कि मानव भूगोल में, मतलब मानव के पास तकनीक की सुविधा या तकनीकी जानकारियां नहीं थी। तीसरा पॉइंट अगर हम आपको इसमें नोट कराने की कोशिश करें प्राचीन युग में, तो आप कह सकते हैं कि मानव भूगोल में उस समय क्या था कि जो चीन के, भारत के, मिस्र के, यूनान के जो लोग थे, वो मतलब कि प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव नहीं, प्राकृतिक पर्यावरण से प्राप्त, जैसे सूर्य है कि जो सारी चीजें थी, उसको धार्मिक प्रवृत्ति में अधिक जो है बताया करते थे। जैसे सूर्य है तो लोग सूर्य को देवता माना करते थे और पूजा अर्चना किया जाता था, कहते थे कि सब प्रकृति का प्रदत्त है। तो ये हमारा क्या था, ये सब प्राचीन युग की घटना है। कहाँ की है, प्राचीन की। और इसी युग में एक वो है बहुत बड़े हेटिकस करके हैं, नाम नहीं याद है, हेटिकस करके हैं, एक भूगोलवेत्ता है जिन्होंने मतलब कि मानव भूगोल, जो विश्व का भौगोलिक था, विश्व के जो भूगोल के को दो भागों में बांटा था, जिन्हें हम लोग भूगोल का जनक भी कहा जाता है। तो यही 4 पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं। आपको ये नहीं समझ में आया तो आप फिर से बैक करके 2-3 सेकंड 10-20 सेकंड बैक करिए। अगला है मध्यकालीन युग। इस युग में क्या हुआ, ज्ञान जो हमारा प्राचीन काल में क्या था, ज्ञान सीमित था। इसमें ज्ञान में क्या विस्तार होने लगा, ज्ञान में बढ़ोतरी होने लगी, तकनीक का विकास होने लगा, तकनीकी विकास होने लगी। वास्को डिगामा, कोलंबस, ये लोग जो जल यात्रा, समुद्री मार्ग से आया करते थे, तो वो लोग मैप के जरिए, उन्होंने जो है वो आते थे तो उन्होंने जो एक जरिया खोजा, किससे, तकनीकी विकास से, और वो आए मैप बना कर आया करते थे और उन्होंने मैप का विस्तार किया। और तीसरे में बताए तो जो मिस्र और यूनान के लोग प्राचीन काल में धार्मिक प्रवृत्ति में थे, उन लोगों ने सूर्य की किरणों से प्रभावित होकर उसके बारे में जानने की कोशिश की और समझा उसको। और चौथा अगर हम इसमें बताने की आपको कोशिश करें तो आधुनिक काल में ही हमारा जो भूगोल है उसको दो उसमें स्तर में बांटा गया। और अगर हम बात करें मतलब इस युग की आधुनिक काल की, हम जो अभी आपको 4 पॉइंट बताए, इसकी है बीच बीच में मेरा शब्द आधुनिक निकल गया, सॉरी उसके लिए, क्षमा प्रार्थी है। इस युग में हमारे जो जितने भी भूगोलवेत्ता हैं उन्हीं के बारे में आपसे वर्णन किया है। इस युग में हमारा क्या हुआ
मानचित्र का विकास हुआ, मानचित्र के और भौगोलिक के चलते औद्योगिक विकास हुआ, भौगोलिक के ही चलते मानव भूगोल के ही चलते मानव के प्रकृति के प्रति कार्य करने से ही हमें जो है हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी हुई। और अंतिम में अगर बताएं आपको मानव भूगोल में इसमें तो हम ये कह सकते हैं कि मानव आधुनिक युग में ही मानव का जो है यातायात के प्रति हम लोग यह कहा जाए कि एक जगह से दूसरे जगह जाने पे जो है कार्य बढ़ने लगा। मानव पहले क्या था, स्थायी था, लेकिन भौगोलिक के चलते क्या मानव अस्थायी हुआ और एक जगह से दूसरे जगह आने जा आवागमन का कार्य शुरू किया। तो यही हमारा था आज का टॉपिक। इन्हीं टॉपिक से इस पार्ट में हमारा अधिक कुछ नहीं है। हम आपसे जब प्रश्न बनेगा, अभी पेपर होने वाला है, जल्दी डेट आने वाली है, हम उसमें आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको एकदम विधिपूर्वक एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाइए ताकि मैं अगले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन पहले दे सकूं। और अब आपको छोटी ज्ञान चैनल पे और भी चीज़ें बहुत सारी पता चलने वाली है, डीपली एकदम विस्तार से बताया जाएगा। भूगोल के मैं एक